स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलालंपुर में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित। आसियान को बताया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार किए साझा। महापर्व छठ की दी शुभकामनाएं। पर्व को बताया संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में आयोजित होने वाली एकता दौड़ में शामिल होने की अपील। मन की बात में दुनिया भर में प्रसिद्ध भारतीय कॉफी की भी की चर्चा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला नक्सली शामिल। आत्मसमर्पण करने वालों से 18 आधुनिक हथियार बरामद। और बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान तेज। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। और अब सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। मलेशिया में चल रहे सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने वर्चुअली हिस्सा लिया। उन्होंने आसियान देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं और दुनिया की 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इंडो पैसिफिक को लेकर आसियान के विजन का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति और स्वच्छता से जुड़े महापर्व छठ का जिक्र करते हुए सभी देशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी। उन्होंने गुजरात में मैंग्रोव पौधे लगाने की मुहिम का जिक्र करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एक बार फिर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। छठ पर्व आस्था, आराधना और प्रकृति प्रेम का अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में देश भर में छठ पर्व के उल्लास का जिक्र करते हुए छठ पर्व का व्रत रखने वाली महिलाओं के समर्पण और निष्ठा को प्रेरणादायी बताया। सादगी और संयम के प्रतीक छठ पर्व के दौरान पवित्रता और नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। छठ घाटों पर इस दौरान पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं।
छठ महापर्व स्वच्छता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से स्वच्छता पर जोर रहा है। उन्होंने देश भर में स्वच्छता और प्रकृति के लिए किए जा रहे विशेष पहलों का जिक्र किया। इस कड़ी में उन्होंने अंबिकापुर में चलाए जा रहे गार्बेज कैफे और बेंगलुरु में कुओं और झीलों की सफाई को प्रेरक उदाहरण बताते हुए इसे स्वच्छता की दिशा में बदलाव का वाहक बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। साथियों, इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा जी ने किया है। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है और कपिल जी ने यहाँ झीलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल जी की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुओं और 6 झीलों को फिर से जिंदा कर दिया है। खास बात तो ये है कि उन्होंने अपने मिशन में कॉरपोरेट्स और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। उनकी संस्था पेड़ लगाने के अभियान से भी जुड़ी है। साथियों, अंबिकापुर और बेंगलुरु ये प्रेरक उदाहरण बताते हैं कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव भी आकर के ही रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन में गुजरात में वन संरक्षण से जुड़े और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मैंग्रोव की भूमिका का जिक्र किया। गुजरात के वन विभाग ने मैंग्रोव के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धौलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था और आज धौलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहाँ की इकोसिस्टम में डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गई है। केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, अब यहाँ प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहाँ के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, धौलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकृति के संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की और देशवासियों से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्वदेशी का मंत्र देते आए हैं और स्वदेशी की बात करते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कॉफी की चर्चा की, जो कि दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान की चर्चा करते हुए गुजरात के एकता नगर में होने वाली एकता दिवस परेड में भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हमारी संस्कृति और हमारे देश के कई पहलू सामने उभर कर आते हैं। प्रधानमंत्री का जोर वोकल फॉर लोकल पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चाय से जुड़ाव तो जग जाहिर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में उत्पादित होने वाली कॉफी की चर्चा की। अराकू कॉफी की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने कोरापुट कॉफी की चर्चा की है, जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। ओडिशा के कोरापुट में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कॉफी उत्पादन के काम में आ गए, जिससे उन्हें सम्मान और सफलता दोनों हासिल हुई। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। भारत की कॉफी की दुनिया भर में पहचान बन रही है। दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है, चाहे कर्नाटका में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर बिलीगिरी क्षेत्र हो,
या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके, भारत की कॉफी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफी की पहचान दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल पहले मन की बात कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान की बात की। उन्होंने देशवासियों और सुरक्षा बलों से भारतीय नस्ल के श्वानों को अपनाने की अपील की थी, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने जहां अपने दस्ते में इनकी संख्या बढ़ाई है, वहीं इन्हें तकनीक और नवाचार के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीएसएफ द्वारा श्वानों को विदेशी नाम देने के बजाय भारतीय नाम देने की परंपरा और भारतीय नस्ल के श्वानों के अद्भुत साहस का भी जिक्र किया। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के एक देसी श्वान ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वैसे मुझे 31 अक्टूबर का भी इंतजार है। यह लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर एकता दिवस परेड भी होती है और इस परेड में फिर से भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा। आप भी मौका निकालकर इसे जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में नवाचार वाले विचारों पर काम होने का जिक्र किया। उन्होंने सेवा की भावना से समाज को बदलने में जुटे व्यक्ति और समूहों के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की, जिससे कि देश और नागरिकों के बारे में कई नए पहलू वे अपने कार्यक्रम के जरिए साझा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला और 8 पुरुष नक्सली हैं। ये सभी लोग आतंक छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों से 18 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 AK-47 राइफल, 4 SLR समेत कई अन्य हथियार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत कर रही है और मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव की पहल भी तेज कर रही है। ये घटना नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज पुनः 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है और विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह पुनर्वास भी उन्होंने हथियारों के साथ किया है। आज 21 नक्सली जिन्होंने पुनर्वास किया है, उसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6, सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। 18 हथियारों के साथ इन लोगों ने पुनर्वास किया है। इसमें DVCM लेवल के 4 नक्सली हैं, ACM लेवल के 9 हैं और पार्टी मेंबर 8 लोग हैं। ऐसे 21 लोगों ने आज पुनः पुनर्वास किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सेशेल्स पहुंच गए हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति डॉक्टर हर्मिनी को भारत की ओर से बधाई देंगे और भारत एवं सेशेल्स के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को दोहराएंगे। सेशेल्स भारत की विजन महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत और विस्तारित करने के लिए भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण के लिए भी प्रचार अभियान तेज हो चुका है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक आज कई चुनावी रैलियां करें।
करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले सहनी जिंदाबाद 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 आने वाले समय में और भी समाज धन के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। और अब बात छठ महापर्व की। देश भर में छठ की छटा बिखरी हुई है। खरना पूजा के लिए घाटों को विशेष तौर पर सजाया गया है। राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार में छठ घाट पर अलग तरह की तैयारी देखने को मिली। छठ घाट पर तैयारियों को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। छठ का दूसरा दिन यानी खरना आज है और ऐसे में हम इस समय सोनिया विहार में आ पहुंचे हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यमुना जी का बड़ा सा पाट आपको नजर आ रहा है और बीच में इस तरफ एक तरीके से कहें बैरिकेड लगा करके लकड़ियों की जो बैरिकेडिंग है वो लगा करके रखा गया है जिससे गहरे पानी की तरफ कोई ना जाए। पानी की क्वालिटी इस समय आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बहुत साफ है और इन सब के बीच आप ये देखिए पूजा स्थल एक तरीके से लोगों ने सुबह से ही अपने अपने बना दिए हैं जहाँ पर वो पूजा करते हुए नजर आएंगे और बच्चों को आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूं तो वहां कुछ लोग भी हैं जो अभी भी इस समय कुछ इसी तरीके से पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारी है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और छठ महापर्व को लेकर के लगातार दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और हर स्थिति जहां पर भी दिल्ली सरकार इस समय पहुंच रही है वहां तक हम भी पहुंच रहे हैं और इन सब के जरिए कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको बेहतर तस्वीरें दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कामों की दिखा सकें और ऐसी ही तस्वीरें अब आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो दरअसल ये जो है इस तरीके से यहाँ पर परिवार के कई सारे लोग मिलकर के पूजा के लिए स्थान बना रहे हैं जो कि नदी के जस्ट सामने ही है। जरा पूछते हैं क्या कुछ ये है और कैसे इसको बना रहे हैं। सर क्या कहते हैं आप इसको? छठ पूजा के लिए सिरसोप्ता हम लोग अपने आस्था के लिए बनाते हैं। ये हर साल हम लोग का ये बनाते हैं। ऐसे हम लोग का बिहार के सबसे भारी पर्व त्यौहार है। अच्छा, खरना को लेकर के आप लोग और क्या क्या करते हैं? आप नहान खान कल से था, खरना आज से है और कल छठ पूजा है सुबह घाटे और मंगलवार को शाम घाटे। अच्छा, मुझे ये बताइए खरना में क्या क्या आप लोग करते हैं, कैसे इस चीज़ की तैयारी करते हैं? ये सब लोग जल में खड़े होकर के और जल का अर्पण करते हैं और उसमें माता रानी की कृपा के बारे में जितना हमारे श्रद्धा जितनी जो चीज़ें होती हैं पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं हम सब चीज़ों को इकट्ठा करके माता रानी के सामने रख करके और अपने परिवार के लिए अच्छी सद्भावना रखते हैं और समाज के लिए भी अच्छी सोच रखते हैं और उससे माता रानी सबका कल्याण करती है, उसकी हम पूजा करते हैं। सर आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कई सारे ऐसे बनाए हैं, तो क्या एक परिवार का एक होता है, किस तरीके से आप? देखिए हम सब एक परिवार के ही है, पूरे हमारा समाज यहाँ पे गांव से पूरे दिल्ली में हम ला के बैठे, कम से कम 100 घर हमारा है। 100 घर के हिसाब से हम पूरा घेर के अपना बनाए पूरे परिवार का। और हम लोग क्या करते हैं पूरा पृथ्वी पे पूरे यहाँ पे हर कोई उगते सूरज को वो करते हैं, अर्घ देते हैं। हम लोग शाम को सूरज के पहले सबसे पहले शाम को सूरज को जल देते हैं और सब पूरा विश्व के कल्याण मांगते हैं हम लोग। खासियत इस त्योहार की यही है कि प्रकृति को पूजा जाता है, छठी मैया को सब कुछ अर्पित किया जाता है, लेकिन आदित्य यानी कि सूर्य की उपासना की जाती है। आदित्यों और भगवानों यानी देवताओं में उनको प्रथम माना गया है और इसी वजह से डूबते सूर्य से लेकर के उगते हुए सूर्य तक की आराधना इस फास्ट यानी इस व्रत में की जाती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, दूरदर्शन। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।